हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। हम लोग दोस्तों आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर के कूलाम के नियम, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कूलाम का नियम। क्लास 12th का पहले चैप्टर का कहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वह कूलाम का नियम होता है, क्योंकि आगे चल के कूलाम के नियम पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसका अनुप्रयोग होता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कूलाम का नियम क्या होता है। लेकिन दोस्तों, कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें आवेशों के बारे में, फिर आवेशों में कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों में क्या क्या गुण होते हैं, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, इन सभी बारे में हमने डिटेल में अपने पीछे वाली वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप आवेशों के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पीछे वाली जाकर वीडियो देख लें, इसके बाद तब इस टॉपिक पे आए और तब जाके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप पुरानी वाली वीडियो पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं फिर भी हम कहेंगे कि आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, और तब जाकर जब यहाँ पर पढ़ेंगे आवेशों के बारे में कूलाम का नियम, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी मुख्य रूप से फोकस है वो कूलाम के नियम पर है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम ने सर्वप्रथम ये एक हमें बात पता चली कि जब दो आवेश एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं, चाहे वो धनावेश एक दूसरे के प्रभाव में आए, चाहे ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव में आए, चाहे एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव में आए, हर अवस्था में एक आवेश अगले आवेश पर या आकर्षण बल आरोपित करता है या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो ये बात तो हम क्लियर है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये भी तो प्रश्न आता है कि कितना बल लगेगा, बहुत ज़्यादा बल लगेगा कि कम बल लगेगा, ये बल कब ज़्यादा लगेगा कब कम लगेगा, इस बल या बल किन किन कारकों पर डिपेंडेंट होता है, इन सभी बातों को आंसर देने आता है कूलाम का नियम। तो आज हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? पहली बात तो कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगता है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए। कभी भी गतिशील अवस्था में जो चार्ज होते हैं उनके लिए कूलाम का नियम अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका पहला चैप्टर है 12th का वह स्थिर वैद्युतिकी का है, जिसमें हम आवेशों को स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम जानते हैं कि यह बल जो होता है एक सदिश राशि होता है, बल हमेशा सदिश राशि होती है। तो उस बल की दिशा क्या होगी? तो यह इस जो कूलाम के नियम में जो बल लगता है, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा प्राप्त होती है उसी की अनुदिश लगती है। यह बल अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। आपको नोट बनाने में सुविधा हो इसलिए हमने ये कूलाम का नियम यहाँ पर नोट करा दिया है, लिख दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो कूलाम का नियम है। नीचे वाली जो लाइन रेड में लिखी गई है वो हमें बताती है कि जो कूलाम के नियम में बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है इस बल की दिशा, कौन सी बल? जो कूलाम के नियम में बल लगेगा, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इस प्रकार से आपको थियरी को लिखना है, इस प्रकार से आपको थियरी को बनाना है, आपके नोट को बनाना है। अब हम आगे अगर देखें तो मान लेते हैं माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से
r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r डिस्टेंस है, दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों के बीच की दूरी r बार। यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस r है और दोनों आवेश जो हैं एक Q1 है और एक Q2 है। ये हमारा सेटअप हो गया। अब जो कूलाम का नियम है ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, चाहे वह बल आकर्षण वाला होगा या प्रतिकर्षण वाला होगा, दोनों उसके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। F बल जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा किसके, Q1 और Q2 का जो परिमाण होगा उसके गुणनफल, Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर जो दूसरा टॉपिक आया इसमें का पॉइंट है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर हम कहें तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r स्क्वायर के, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो ये दोनों ये जो पॉइंट होते हैं अगर इन दोनों को हम एक साथ कंबाइंड करें तो हमारे पास आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इस प्रोपोर्शनल को हटा सकते हैं। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कांस्टेंट क्या लगेगा, हम यहाँ पर एक स्मॉल के कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं तो आ जाएगा F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये कूलाम के नियम का हमें फार्मूला प्राप्त हो गया। यदि हम कहें कि ये जो दो हमारे पास आवेश है, अर्थात जो हमारे पास Q1 और Q2 आवेश बा, यदि उसके बीच में या तो वायु हो और या तो निर्वात हो, तो इस जो नियतांक हमारे पास मिला है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं K इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे कि जब यह निर्वात रहेगा या वायु रहेगी तब K बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि यह किसी माध्यम के अंतर्गत रखा गया है, किसी माध्यम में रखा गया है, तो वहाँ पर K की वैल्यू हो जाती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, जबकि यहाँ पर एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है। अगर इस सूत्र में हम K की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वह आ जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये हमें कूलाम का नियम का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ये हमें कूलाम का नियम का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ये सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन रहेगा। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारे पास K मिला है, ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अर्थात ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक और बीमा क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं K का मात्रक और बीमा, K का मात्रक और बीमा, K का मात्रक
मात्रक और बीमा। के का मात्रक और बीमा। यदि किसी भी राशि का हम मात्रक निकालना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स का कोई भी सूत्र हो, हम अगर मात्रक निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उसको हम एक साइड में लेंगे, उसको हम अकेला कर देंगे, बाकी जितने मिल रहेंगे, जितना राशि रहेगी सबको एक साइड में कर देंगे। अगर हम यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें तो इस पर हमें के की बीमा चाहिए और के इक्वल टू 4πε0 होता है, तो चाहे हम कहें कि हमें 4πε0 की बीमा चाहिए या मात्रक चाहिए। तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, किस प्रकार से हम निकालेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से हम r² का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा FR² इक्वल टू के Q1 Q2। हमें यहाँ पर k की बीमा चाहिए कि k का मात्रक चाहिए, इसलिए k बराबर आ जाएगा FR² अपान Q1 Q2। चलो भाई, अब ये हमारे पास सूत्र के को हमने अलग कर लिया, बाकी सभी लोगों को अलग कर दिया। अब इसका हम मात्रक कैसे निकालेंगे, जितने लोगों यहाँ पर हैं, जितनी राशियाँ हैं, सबका मात्रक आप लिख दीजिए, वही हो जाएगा के का मात्रक। सबसे आसान भाषा में मात्रक कैसे निकालते हैं आप देखिए। के का मात्रक क्या हो जाएगा, के का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर यफ का मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता है, यफ का मात्रक न्यूटन। आर का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर r² है तो उसका मीटर² हो जाएगा। इसके बाद नीचे है Q1 और Q2। पिछली वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो एक Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का भी मात्रक कूलाम, तो ओवरऑल जो पूरा हो जाएगा वह हो जाएगा कूलाम²। तो ये हो गया के का हमारा मात्रक। के का मात्रक बनके हमारे पास आ गया है न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²। ये हमारे पास इसका मात्रक प्राप्त हो गया। अगर हम चाहें कि हमें के की बीमा भी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि इसके अंतर्गत जितनी भी राशियां आई हैं सबकी हमें बीमा प्राप्त होनी चाहिए। तो आपको पता है कि पिछली वाली क्लास में हम लोग 11th में पढ़ के आ रहे हैं, और 11th में हम ये न्यूटन है, बल की बीमा जानते हैं। जो बल की बीमा होती है हम जानते हैं क्या होता है, बल की बीमा F इक्वल टू ma से निकलता है। यहाँ पर m की बीमा कहे तो कैपिटल M होता है, और a की बीमा जो होती है वह LT के पावर -2, तो ओवरऑल जो हमें मिलता है वो MLT पर -2। इसके बाद मीटर की बीमा तो सबको पता है, मीटर की बीमा L होती है। कूलाम की बीमा अगर हम निकालना चाहें, आवेश की बीमा क्या होती है, तो हम जानते हैं कि धारा प्रवाह की, आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर Q अपान T के फार्मूला से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू IT, जिसमें से I की बीमा एम्पियर होता है, एम्पियर को A से लिखते हैं बीमा में, और समय है, समय को T से लिखते हैं। तो ये आवेश की बीमा हमारे पास 80 आ गई। अब क्या करना है कि जितनी भी राशियां यहाँ पर हैं सबकी बीमाओं को अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें आसानी से के की बीमा आ जाएगी। रख के देख लीजिए क्या आ जाएगा। के की बीमा हमारे पास बल की बीमा जो आई है वो MLT पर -2, इसके अलावा L² इसका हो जाएगा। आवेश है कूलाम², इसकी बीमा हो जाएगी AT Q1 का और अगला AT Q2 का। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो L² L³ बना देगा, इसको आ जाएगा ML³ T के पावर -2 अपान ये वाला हो जाएगा A² और T मिलकर T², A² T²।
अब यहाँ पर हम अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं तो हमें इसकी बीमा प्राप्त हो जाएगी। फाइनल में आ जाएगा हमारा ml3, ये t यहाँ पर -2 है, ये t जब ऊपर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा और -2 -4 हो जाएगा तो आएगा t के पावर -4। ये यहाँ पर -2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a के पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें k की बीमा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमने k की बीमा निकाल दिया, हमने मात्रक भी निकाल दिया और बीमा भी निकाल दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपसाइलन की बीमा क्या होती है या अपसाइलन का मात्रक क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है भाई, अपसाइलन का मात्रक और बीमा निकालना तो बस आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। बस k के मात्रक को पलट दो, k के मात्रक को पलट दो। आप सोचेंगे अब कैसे सर बता रहे हैं कि k के मात्रक पलट दें अपसाइलन की बीमा मिल जाए। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अभी अभी बताया गया कि k = 4 पाई ε0 होता है। अगर 4 पाई ε0 होता है, k = 4 पाई ε0 होता है, इसका जो यहाँ पर मात्रक आया है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है, पर कूलाम स्क्वायर है। अब आपको पता है 4 तो न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, पाई का कोई मात्रक और बीमा होता नहीं है, तो यहाँ पर केवल अपसाइलन बचता है। इसका मतलब कि जो k की बीमा होती है वही 1/अपसाइलन का भी मात्रक और बीमा होता है। तो 1/अपसाइलन का जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हमें अगर अपसाइलन का मात्रक केवल चाहिए तो हम इसको पलट दें, कूलाम स्क्वायर पहले हो जाए और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाद में हो जाए, ये बन गया इसका मात्रक। ये हमारे पास बन के आ गया कि अपसाइलन का मात्रक क्या होता है। अपसाइलन का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हमने निकाल के दिखा दिया। अब कुछ लोग बच्चे ये पचा नहीं पा रहे होंगे बात को कि ये 4 और पाई इसमें कहाँ चला गया। तो मेरे भाई, जब ये हम मात्रक निकाल रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं रख रहे हैं। फिजिक्स में अगर मात्रक निकालते समय जिन राशियों की मात्रक या बीमाएं नहीं होती है उनको हम वहीं से उसको हटा सकते हैं। तो हमने 4 को हटा दिया, पाई को हटा दिया, तो यहाँ पर हमें केवल बचा 1/अपसाइलन, और 1/अपसाइलन का मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। तो अगर पलट देंगे तो आ जाएगा अपसाइलन की का मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि बीमा क्या होता है। तो मेरे भाई, जिस प्रकार हमने इसके मात्रक को पलटकर इसकी बीमा निकाल लिया, ठीक इसी प्रकार इसकी अगर बीमा हम चाहते हैं तो इसको भी पलट दें। तो कैसे आएगा? अपसाइलन की बीमा, अपसाइलन की बीमा क्या आ जाएगी? इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? यम के पावर 1 होता है, जब पलटेंगे तो यम के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर एल है, एल के पावर 3 है, पलटने के बाद इसको चेंज करने के बाद एल के पावर -3 होगा। यहाँ पर टी के पावर -4 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ए के पावर -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए के पावर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास अपसाइलन की बीमा आ गई है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इनके वैल्यू कितनी होती है, अपसाइलन की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई अपसाइलन की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। जो क्या है यहाँ पर मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, याद रखेंगे ये न्यूमेरिकल हल करते समय इसका यूज करना पड़ेगा। 9 × 10⁹, 9 गुणे 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जबकि यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है, जो एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन की न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वह होती है 8 × 85 × 10⁻⁵ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन का आंकिक वैल्यू। तो आप लोग याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन अर्थात के का आंकिक वैल्यू
9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर अपसाइलन की बीमा क्या होती है 8 × 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर कूलाम के नियम को पूरी तरीके से जान लिया कि कूलाम का नियम होता क्या है, उसका सूत्र कैसे निकलता है, उसमें कौन कौन सी राशियाँ यूज होती हैं, उनके मात्रक क्या होती हैं, उनकी बीमाएं क्या होती हैं, उन राशियों की आंकिक वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अब अगर इस वीडियो में अब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट ठोक डालिए और ये हमको बता दीजिए कि यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो हम भी तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे और ये बताएंगे कि आपको दिक्कत कहाँ से हो रही है और किस प्रकार से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो मेरा मेन उद्देश्य है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम हर बार उसका आंसर देने के तैयार हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहती है या फिर आपने जो पीछे कुछ भी वीडियो मेरा देखा है उसमें नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो कोई बात नहीं है, आप तुरंत कमेंट करिए और आपके कमेंट का हम सम्मान करेंगे, उसका आंसर देंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इस कूलाम के नियम के आगे का जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर किसी पॉइंट आवेश से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, आवेशों के निकाय के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई लोग ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखें और जो भी इसमें आपको कमी आए उसको ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।